जरा सोचिए, आप सोने के लिए आंखें बंद करते हैं और आपके मन मस्तिष्क में एक बेहद ही डरावना सपना छा जाता है, जिसमें एक बेहद ही डरावनी औरत आपका गला दबाने के लिए आतुर है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा बेहद ही विकृत है और उसकी हंसी इतनी हौलनाक है मानो वो साक्षात मौत की सौदागर हो। निसंदेह आप चीखते हुए बिस्तर से उठ पड़ेंगे और आपकी हृदय गति किसी धौंकने की भांति चल रही होगी। यहाँ तक तो ठीक है, पर इस सपने का सिलसिला अगर हर रात जारी रहे तो आपका एक मानसिक रोगी हो जाना लाजमी है। आपके जीवन को नरक होने से कोई भी नहीं बचा सकता। साल 1980 में इसी विषय वस्तु पर एक बेहद ही कमाल की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म आई थी, जिसने न केवल फिल्म के किरदारों की बल्कि थिएटर्स में दर्शकों की भी चीखें निकाल दी थी। जी हाँ, यह फिल्म है राजेश खन्ना, किम यशपाल और डैनी डेंगजोंगपा स्टारर फिर वही रात। आज का हमारा यह बेहद ही रोचक एपिसोड फिल्म फिर वही रात पर ही केंद्रित है, जहां हम इस फिल्म पर विस्तार से बातें करेंगे और जानेंगे इससे जुड़ी कई खास अनसुनी बातें। पृथ्वी पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था एन सिप्पी ने तथा इसके निर्देशक थे डैनी डेंगजोंगपा। फिल्म की कहानी व पटकथा लिखी थी ध्रुव चटर्जी ने तथा संवाद लिखे थे डॉक्टर बालकृष्ण मौज ने। तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 15 अगस्त 1980 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे राजेश खन्ना, किम यशपाल, डैनी डेंगजोंगपा, अरुणा ईरानी, सुरेश ओबरॉय, ए.के. हंगल, जगदीप, तमन्ना, शुभा खोटे, शशिकला, ललिता पवार, मुकरी, ओम शिवपुरी, भगवान दादा, बिरबल, मोहन चोटी आदि। संगीतकार राहुल देव बर्मन और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के साझे मेहनत से तैयार किए गए कुल 6 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल हैं बिंदिया तरसे, संग मेरे निकले, छलकाओ झूम के, देखो इधर देखो, फिर वही रात और आ गया यारों। फिल्म के इन गीतों में अपनी आवाज दी थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आशा भोसले, मोहम्मद रफी और सुषमा श्रेष्ठ ने। इस फिल्म के बनने की शुरुआत होती है इसके प्रोड्यूसर एन सिप्पी और लेखक ध्रुव चटर्जी के एक मुलाकात से, जहां चटर्जी साहब एन सिप्पी को एक आइडिया सुनाते हैं कि मैंने हाल ही में एक अंग्रेजी फिल्म देखी है जिसकी कहानी एकदम हटकर और बेहद दिलचस्प है। इस कहानी में इमोशन है, ड्रामा है और है बहुत सारा हॉरर थ्रिलर एलिमेंट। इतना सुनते ही सिप्पी साहब के कान खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ध्रुव जी, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं तो अब कहानी सुना ही डालिए, यूं भूमिका बांधने में समय बर्बाद मत कीजिए। इतना सुनते ही ध्रुव चटर्जी ने एन सिप्पी को कहानी सुनानी शुरू कर दी, जो कुछ यूं थी कि एक लड़की को रात में अपनी मरी हुई माँ के सपने आते हैं, जो बेहद डरावनी और किसी पागल खाने में बंद है। ध्रुव आगे बताते हैं कि लड़की की माँ पागल खाने में इसलिए बंद है क्योंकि उसने अपने पति का कत्ल चाकू से गोदकर बड़ी ही बेरहमी से कर दिया था और इस पूरे वाक्य को लड़की ने बचपन में खुद ही अपनी आंखों से देखा था। प्रोड्यूसर एन सिप्पी को फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन काफी पसंद आई और उन्होंने ध्रुव चटर्जी से कहा कि आप इस कहानी को भारतीय दर्शकों के मुताबिक ढालिए, इस पर हम एक बेहतरीन हॉरर थ्रिलर फिल्म बनाएंगे। खैर, ध्रुव चटर्जी ने जिस अंग्रेजी फिल्म की कहानी बताई असल में वो थी साल 1964 में आई नाइटमेयर, जिसे लिखा और प्रोड्यूस किया था जिमी सैंगस्टर ने और इसके निर्देशक थे फ्रेडी फ्रांसिस। खैर, इस वीडियो के लिए जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि फिल्म फिर वही रात नाइटमेयर नामक एक अंग्रेजी फिल्म से प्रेरित है। इसके बाद मैं बैठ गया नाइटमेयर को देखने के लिए और मुझे काफी शॉकिंग फैक्ट्स पता चले, जो कुछ यूँ है कि फिल्म फिर वही रात और नाइटमेयर दोनों का ओपनिंग सीन फ्रेम बाय फ्रेम एक सा लगता है, जहाँ फिल्म की नायिका सपने में एक पागल खाने के गलियारों से गुजरते हुए एक कमरे में पहुँचती है, जहाँ उस पर एक पागल महिला हमला करती है। दोनों ही फिल्मों में इस पागल महिला के किरदार का रिश्ता नायिका के साथ अलग अलग निकलता है। फिल्म फिर वही रात में वो पागल महिला नायिका की चाची बताई जाती है, जिसके पागल खाने में बंद होने का कोई कारण नहीं बताया जाता। फिल्म में इस किरदार को अभिनेत्री शशिकला जी ने निभाया था। वही फिल्म नाइटमेयर में पागल महिला असल में नायिका की सगी माँ होती है, जो अपने पति के कत्ल के बाद पागल घोषित कर दी जाती है और उसे पागल खाने जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, फिल्म फिर वही रात में राजेश खन्ना के द्वारा निभाया गया नायक का किरदार फिल्म नाइटमेयर में है ही नहीं। असल में नाइटमेयर को पूर्ण रूपेण हॉरर थ्रिलर फिल्म के रूप में बनाया गया था, जो केवल और केवल कंटेंट बेस्ड थी, लेकिन फिल्म फिर वही रात को कमर्शियली सक्सेस के लिए बनाया गया था, जिसमें नायक का होना जरूरी था ताकि नायिका के साथ रोमांटिक एंगल क्रिएट किया जा सके और फिल्म में गाने डालकर उसका बॉलीवुड करण हो पाए। इसके अलावा भी दोनों फिल्मों में कई असमानताएं देखने को मिलती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है दोनों का क्लाइमेक्स। खैर, अब दोनों फिल्मों की तुलना पे ज्यादा वक्त न लगाते हुए बढ़ते हैं फिल्म फिर वही रात के मेकिंग स्टोरी की
की तरफ, जिसको लेकर कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि ध्रुव चटर्जी ने कैसे एक अंग्रेजी फिल्म को अडॉप्ट करने का आइडिया प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी को दिया। इसी दौरान एनएन सिप्पी अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के साथ कालीचरण नामक फिल्म बना रहे थे, जिसमें डैनी डेंजोंगपा को भी एक छोटे से रोल में लिया गया था। एक दिन शूटिंग के बाद एनएन सिप्पी ने डैनी को ध्रुव चटर्जी के द्वारा सुनाए गए फिल्म का आइडिया सुनाया और कहा कि आप बकायदा फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग और फिल्म मेकिंग सीख कर आए हैं, ऐसे में इस टॉपिक पर बनने वाली हमारी आगामी फिल्म को निर्देशित क्यों नहीं करते। डैनी को यह प्रस्ताव बेहद ही पसंद आया और उन्होंने मन ही मन सोचा कि वैसे भी मैं एक ही प्रकार की भूमिकाएं करके बोर हो चुका हूं, अतः इस नई जिम्मेवारी को संभालना बेहद रोमांचक होगा। इस तरह से डैनी इस फिल्म को निर्देशित करने के लिए तैयार हो गए। बताता चलूं कि इस समय एनएन सिप्पी एक ही साथ कालीचरण, फकीरा, घर और देवता सरीखी कई फिल्मों का निर्माण कर रहे थे, जिसमें उनका काफी पैसा लग गया था। ऐसे में जब तक ये फिल्में रिलीज होकर कमाई नहीं कर लेती, तब तक वो फिर वही रात को बनाने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे में फिल्म की शूटिंग अगले 1-2 सालों तक टलती रही, लेकिन इस दौरान एक काम अवश्य हुआ कि इसकी कास्टिंग पर काम चलता रहा। फिल्म के नायक के रूप में शुरू में शशि कपूर जी को चुना गया था, लेकिन इस वक्त उनकी स्टार वैल्यू थोड़ी डाउन चल रही थी और जब एनएन सिप्पी के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनकी कास्टिंग की बात सुनी तो उन्होंने शशि जी के चयन पर असहमति जताई और किसी सेलेबल एक्टर को लेने के लिए कहा। ऐसे में एनएन सिप्पी ने जितेंद्र साहब से बात की, जो फिल्म के लिए तैयार हो गए, लेकिन अंत में वो भी इस फिल्म को नहीं कर पाए। इसको लेकर भी दो बेहद दिलचस्प कारण सामने आते हैं। पहला ये कि जीतू जी इस फिल्म को करने के लिए तैयार तो अवश्य हुए, लेकिन उनके पास तत्काल डेट्स नहीं थे और वो 1 साल बाद जाकर साल 1979 में इसकी शूटिंग शुरू करना चाहते थे। उधर फिल्म की नायिका किम यशपाल के पिता ने किम को यह अल्टीमेटम दे रखा था कि अगर साल 1978 तक बतौर हीरोइन उनकी कोई फिल्म शुरू नहीं हो पाती तो उन्हें फिल्मों के जगह पर किसी और फिल्म में काम शुरू करना होगा। यह बात किम ने सिप्पी साहब को बताई और कहा कि हम आपकी फिल्म तभी कर पाएंगे जब यह साल 1978 में ही शुरू हो सके। दूसरा कारण यह था कि फिल्म के निर्देशक डैनी साहब को नायक के रूप में जीतू जी कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे। उनका मानना था कि नायक का किरदार काफी गंभीर किस्म का है और जितेंद्र इसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इस तरह से डैनी साहब ने भी एनएन सिप्पी के सामने अपनी बात रखी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिप्पी साहब ने जीतू जी से मुलाकात की और कहा कि मैं फिल्म इसी साल अर्थात 1978 में ही शुरू करना चाहता हूँ। अगर आपके पास डेट्स हो तो बताएं, अथवा मैं किसी अन्य के साथ यह फिल्म शुरू करने वाला हूँ। जीतू जी जिनके पास सचमुच डेट्स नहीं थे, अतः उन्होंने सिप्पी साहब को किसी और के साथ आगे बढ़ने के लिए सहमति दे दी और कहा कि मैं ना सही पर इस किरदार के लिए आप राजेश खन्ना को ट्राई कर सकते हैं। एनएन सिप्पी साहब राजेश खन्ना को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं थे और उन्होंने इस बाबत अपने ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्टाफ मौजूद थे। इस मीटिंग में राजेश खन्ना को लेकर वोटिंग हुई कि उन्हें फिल्म में लिया जाए या नहीं। इस वोटिंग का परिणाम खन्ना साहब के पक्ष में रहा और वो फिल्म के नायक के लिए अंतिम रूप से चुन लिए गए। हालांकि जिस वक्त राजेश खन्ना को इस फिल्म के लिए चुना गया था, उस समय इनका भी स्टारडम गिर ही रहा था। असल में वो अक्सर रोमांटिक और पारिवारिक फिल्मों के लिए जाने जाते थे, लेकिन लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद उन्होंने अपनी फिल्मों के चुनाव में बदलाव करने का प्रयास किया। साल 1980 वो समय रहा जब राजेश खन्ना ने एक ही साल में 2 हॉरर थ्रिलर फिल्मों में काम किया और साथ में ये वो पहला साल था जब राजेश खन्ना की 2 ऐसी फिल्में भी आईं जिन्हें सेंसर बोर्ड ने एडल्ट सर्टिफिकेट से नवाजा। फिर वही रात के अलावा दूसरी फिल्म थी रेड रोज। इन दोनों ही फिल्मों की नायिकाओं किम यशपाल और पूनम ढिल्लन की उम्र राजेश खन्ना से काफी कम थी और तकरीबन 18 से 20 साल का एज गैप था। गौरतलब है कि ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं और राजेश खन्ना को साल 1980 में आखिरकार जो हिट फिल्म मिली वो भी एक पारिवारिक फिल्म से ही मिली, जिसका नाम था थोड़ी सी बेवफाई। खैर, बात करें फिल्म फिर वही रात के नायिका के चयन की तो इसके पीछे भी एक बेहद ही दिलचस्प कहानी निकल कर आती है। वास्तव में इस फिल्म में किम के चयन के पीछे उनके तत्कालीन बॉयफ्रेंड की अहम भूमिका रही। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस बॉयफ्रेंड की बात कर रहा हूँ। असल में ये कोई और नहीं बल्कि फिल्म के निर्देशक डैनी डेंजोंगपा साहब थे और दोनों का यह रिश्ता 1974 से शुरू था फिल्म चोर मचाए शोर के सेट से। असल में हुआ कुछ यूँ था कि फिल्म चोर मचाए शोर के मुख्य अभिनेता शशि कपूर जी ने फिल्म के प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी से किम की पहली मुलाकात एक पार्टी में करवाई। किम की मासूमियत और सुंदरता दोनों ही सिप्पी साहब को भा गयी और उन्होंने किम से ये वादा किया कि मैं तुमको प्रॉपर एक फिल्म के साथ लॉन्च करूंगा
होगा, वो भी बड़े धूमधाम से। तब तक तुम हमारी फिल्मों की शूटिंग में आया जाया करो ताकि फिल्म मेकिंग और एक्टिंग से रूबरू हो सको। इस तरह से उन दिनों बन रही एनएनसीपी की फिल्म चोर मचाए शोर के सेट पर किम यशपाल का आना जाना शुरू हो गया और फिल्म में काम कर रहे डैनी साहब से इनकी दोस्ती भी बढ़ने लगी और जल्दी दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। खैर, वर्षों बाद जब फिल्म फिर वही रात की प्लानिंग शुरू हुई तो डैनी साहब ने सिप्पी साहब को किम से किया गया उनका वादा याद दिलाया और कहा कि आप इस फिल्म से किम को लॉन्च कर सकते हैं। इस तरह से फिल्म फिर वही रात में राजेश खन्ना के साथ बतौर नायिका किम यशपाल को चुन लिया गया। बताता चलूं कि राजेश खन्ना के साथ बतौर नायिका किम की यह पहली और आखिरी फिल्म रही। इसके बाद दोनों साल 1982 में फिल्म डिस्को डांसर में नजर तो अवश्य आए, लेकिन किम जहां फिल्म की नायिका थी वहीं राजेश खन्ना फिल्म के नायक के मेंटोर के रूप में मेहमान भूमिका निभाते नजर आए। खैर, फिल्म फिर वही रात अपनी कहानी से ज्यादा डैनी और किम के अफेयर को लेकर चर्चा में रही। कहा यह भी गया कि फिल्म बनाने का मकसद ही था किम को स्टार बनाना। हालांकि फिल्म के असफल होने के बाद ये संबंध भी बहुत लंबा नहीं चला। गौरतलब है कि किम ने अपने कैरियर में जितनी भी फिल्में की उनमें से आधी से ज्यादा डैनी के साथ थी। बावजूद इन सब के किम का कैरियर कभी रफ्तार नहीं पकड़ सका। बताता चलूं कि किम ने फिल्म फिर वही रात की असफलता का जिम्मा खुद के सिर पर लेते हुए प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी से कहा था कि मेरी खराब एक्टिंग ने फिल्म को डुबो दिया। इसके जवाब में सिप्पी साहब ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, असली गलती तो किसी और ने की है, तुम्हें अफसोस करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह भी एक सच है कि इस फिल्म के बाद एनएन सिप्पी और किम का एसोसिएशन पूरी तरह से खत्म हो गया और दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया। वैसे फिल्म फिर वही रात के लिए किम ने भी कम कुर्बानियां नहीं दी थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने उस दौर की दो बड़ी फिल्मों बी.आर. चोपड़ा की इंसाफ का तराजू और एल.वी. प्रसाद की एक दूजे के लिए को ठुकराया था। खैर, फिल्म फिर वही रात की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए किम यशपाल बताती हैं कि ऊटी में शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों के साथ काफी अच्छा वक्त गुजरा। प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी जी के अलावा फिल्म के सभी कलाकारों राजेश खन्ना जी, अरुणा ईरानी जी, शशि कला जी, हंगल साहब, सुरेश ओबरॉय जी, जगदीप साहब, ललिता पवार जी आदि ने मेरी काफी मदद की थी। उन दिनों मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी और अक्सर सीन्स के दौरान मुझसे गलतियां हो जाती थी। इससे अन्य एक्टर इरिटेट होने की जगह पर मुझे सही शब्द का अभ्यास कराते। इनमें अग्रणी थे राजेश खन्ना साहब, जिन्होंने मेरी काफी मदद की थी। इस फिल्म को लेकर डैनी साहब बताते हैं कि बतौर निर्देशक ये मेरी पहली फिल्म थी और जैसे जैसे इसकी शूटिंग नजदीक आती गई मेरी धड़कनें बढ़ने लगी। मुझे इसके लिए दोहरी मेहनत करनी पड़ रही थी। मैंने इसमें एक्टिंग करने का फैसला करके बड़ी गलती कर दी। खैर, शूटिंग बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में निपट गया। मुझे उम्मीद थी कि राजेश खन्ना सेट पर सही समय पर नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उन्होंने मेरी काफी मदद भी की। खैर, ये वो आखिरी फिल्म रही जिसे डैनी साहब ने निर्देशित किया और इसके बाद उन्होंने इस काम को सदा के लिए अलविदा कह दिया। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म की असफलता का ठीकरा एकलौते डैनी साहब पर यह कहकर फोड़ दिया गया कि अगर जहाज डूबता है तो उसका एकमात्र जिम्मेवार होता है उसका कप्तान। खैर, इस फिल्म के बाद डैनी साहब और प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी के रिश्ते अगले कुछ सालों तक अच्छे नहीं रहे, जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि इस फिल्म के बाद दोनों ने अगले 19 वर्षों बाद जाकर साल 1999 में आई फिल्म सिलसिला है प्यार का में काम किया। खैर, बात करें फिल्म के बजट और कलेक्शन की तो यह साल 1980 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के शीर्ष 20 स्थान पर भी नहीं रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 80 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 65 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म कुर्बानी, जिसने 6 करोड़ रुपए कमाए और यह ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म आशा, जिसने 5 करोड़ रुपए कमाए और यह भी ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म राम बलराम, जिसने 5.25 करोड़ रुपए कमाए और यह हिट कहलाई। इसके अलावा फिल्म फिर वही रात को समीक्षकों की भी मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। फिल्म वर्ल्ड पत्रिका ने अपनी समीक्षा में लिखा है कि फिल्म फिर वही रात एक ठीक ठाक फिल्म है जिसका संगीत अच्छा है। अरुणा ईरानी, डैनी डेंजोंगपा और शशि कला का अभिनय बढ़िया है, पर फिल्म के दोनों प्रमुख कलाकारों राजेश खन्ना और किम यशपाल निराश करते हैं। राजेश खन्ना के अभिनय को पत्रिका ने वाहियात बताया और किम के बारे में ये कहा कि जितनी सुंदर वो असल जीवन में है उतनी फिल्म में नजर नहीं आती। इसी तरह फिल्म फेयर पत्रिका ने इसमें राजेश खन्ना के अभिनय को अजीबोगरीब मुंह बनाने की कसरत बताया। भाईचंद पटेल अपनी किताब में कहते हैं कि फिल्म फिर वही रात में राजेश खन्ना को नाचते देखकर जनता उनका मजाक उड़ाते हुए सीटी बजाने लगी, जो उनके लिए बेहद शर्मिंदगी की बात थी। ये तो थी फिल्म समीक्षकों की राय, लेकिन इस फिल्म को लेकर आपकी राय भी जरूरी है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो ये थी साल 1980 में आई राजेश खन्ना और किम यशपाल के हॉरर थ्रिलर फिल्म फिर वही रात पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। हाल ही में हमने ऐसी ही एक दिलचस्प वीडियो राजेश खन्ना की मशहूर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म इत्तेफाक पर भी बनाई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक
लिंक इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं ऐसे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक हमारे इस चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस का भी आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।